बहरिया टाउन का जिक्र किया और आफिस साहब का जिक्र किया, तो मसला ये है कि बहरिया टाउन के तकरीबन जो है ना वो 1000 के करीब रिहायशी जो है ना वो आफिस साहब के पास पहुंच गए थे, तो फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़े थे। तो इंशाल्लाह जब हम भी यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए थे सब साथ, अगर हम इकट्ठे काम करेंगे तो फिर हम प्रेस आपकी बात सुनकर कर रहा हूँ, जिसमें बहरिया टाउन में सीट नहीं है जमात इस्लामी के पास। जमात ने कितनी सीटें ली है बहरिया टाउन से, ये बता दें। यहाँ से सीट ली हुई है, यहाँ का राइट है पूछना। देखिए मैं बहस तो कर नहीं रहा, मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ। तो अगर जवाब सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बात होगी, और अगर इस तरह बहस होगी तो मेरे ख्याल से फिर जवाब देने का तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि साजी टाउन के काउंसलर ने क्या किया है, कि देखें हम लोग जो है वो अपनी पूरी हद तक जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी पार्कलैंड से भी बात कर रहे हैं, तंजीम के तौर पे भी पार्कलैंड के साथ राब्ते में रहते हैं। हमारा यहाँ पे सबसे बुनियादी इशू ये है कि हम दो अथॉरिटीज़ के बीच में जो है ये जो वार्ड है ना, इसको हमें समझ, अगर आप खुले दिल के साथ सुनेंगे तो मैं आपको उसकी हकीकत बताऊं कि ये वार्ड है ना दो अथॉरिटीज़ के बीच में। अगर हम कंटोनमेंट के पास जाते हैं तो कंटोनमेंट के थ्रू जो है हमें जवाब मिलता है, और अगर हम साथी टाउन के पास पार्कलैंड के पास जाते हैं, एक पार्कलैंड की अथॉरिटी आ जाती है, उसके बाद अपने जब वो हमें वहाँ पे कहता है कि हमारे पास ड्यूज़ नहीं है, तो ये सारे मामला जो है वो हम नहीं कर सकते। इसी हवाले से जो है फिर हमने बुनियादी तौर पे लोकल जो ग्राउंड वर्किंग शुरू की थी। अभी हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते होंगे जो कंटोनमेंट के जो इंस्ट्रक्शन में जो कंट्रोल वैसे काउंसलर जो है वो कंटोनमेंट की जिम्मेदारी आती है, उसके हवाले से तकरीबन जो है वो जो बुनियादी जिम्मेदारी है तो टैक्सेस की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ हमने आपको बता दिया है कि हमने जो है वो केस किया हुआ है। बाकी यहाँ तक सफाई का है वो मेरे ख्याल से जो कंटोनमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन यहाँ से रोज़ जो है वो कचरा वगैरह जो सब उठा रही होती हैं। ये बात आपकी सही है कि आपको इतनी ज़्यादा सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती, और बुनियादी तौर पे बलदियाती मामलात के बाद जो है वो थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। इसका भी मैं अपनी गुफ्तगू में जवाब दे चुका हूँ कि देखें वहाँ पे जो बजट है ना वो यूसी नाजिम या टाउन नाजिम के अंडर होता है, उसकी सवाबदीद पे होता है, लेकिन कंटोनमेंट के अंदर जो है आपकी हदूद जो है वो बोर्ड मीटिंग में अपने प्रपोजल रखने तक की होती है। उसके बाद वहाँ से जो भी अप्रूवल होगा वो थ्रू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो उससे चलता है। तो हम जितनी बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, यही एफर्ट कर सकते हैं कि हम अपने प्रपोजल को वहाँ पे रखें, और प्रपोजल जो है वो प्रपोजल को वहाँ पे एक्सेप्ट कराने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ आपने ये जो बात बोली ना कि अब्दुल्ला साहब का यासिर को सुना गया, देखें जब कंट्रोलमेंट को टेंडर इशू कर देता है ना और परचेज जब कंट्रोल प्रपोजल अप्रूव हो गया, तो उसके बाद ना वो यासिर की चीज़ है, ना वो वार्ड 8 के काउंसलर की चीज़ है, ना वो वार्ड 7 के, वो किसी काउंसलर की चीज़ नहीं है। फिर वो कंट्रोलमेंट का एक्शन है, ठीक है। वो कंट्रोलमेंट ने उसको एज ए टेंडर जो फ्लोट करता है वो कंट्रोलमेंट बोर्ड मलिर के नाम से करता है। उनकी ई टेंडरिंग की वेबसाइट पे भी जो जारी होता है वो कंट्रोलमेंट बोर्ड मलिर की जाने से जारी होता है। तो वो फिर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो वो टेंडर पब्लिश कर रही होती है, और उसी का काम होता है कि फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी कराए। तो बुनियादी तौर पे कोई काउंसलर किसी काम को रुकवा नहीं सकता, कोई काउंसलर कंट्रोलमेंट का किसी काम को शुरू नहीं कर सकता, हाँ जब तक कि कंट्रोलमेंट खुद एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट ना करे। जहाँ तक चीज़ों सहूलियात के ताल्लुक है, अभी मैंने आपको फिर वही बोला कि जैसे आप बकिया सोसाइटीज़ के अंदर देखते हैं, वार्ड 8 में चले जाएँ, वहाँ पे सोसाइटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे जो हमारी यूनियंस मौजूद हैं, हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। वहाँ पे भी हमारा काउंसलर नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं, हमने वार्ड 8 से भी तो सोसाइटीज़ हमारे साथ इस केस में आई है, सब कर रही। लेकिन बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जब तक आपका लोकल कमांड एंड कंट्रोल जो है वो सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होगा, और आप अगर ये कहेंगे कि मैं स्पेसिफिकली देखें कंटोनमेंट का काउंसलर की बात कर रहा हूँ कि कंटोनमेंट का काउंसलर जो है वो कुछ नहीं, तो कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो कंटोनमेंट के काउंसलर के पास जो है वो इख्तियारात जो है वो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तक के जो है वो उसके इख्तियारात नहीं होते। तो जहाँ तक हमारे इख्तियारात हैं हम उसमें पूरा काम कर रहे हैं। बहैसियत जमात इस्लामी हम जो है वो कंट्रोलमेंट का केस भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे पास जो शिकायत आती है उसको फौरी तौर पे पार्कलैंड के थ्रू भी हमारे पास डेटा मौजूद है। अगर कोई साथी चाहेगा तो हमारे पास दफ्तर में आ जाए, हम उनको डेटा दिखा देंगे कि कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, कितने से हमने रिजॉल्व की है। ये सारी चीज़ें हमारी वैसे तो तंजीम हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को जो है वो हमारे आड़े आती है, लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं, और कोई ना कोई जो है मुतबादिल रस्ते निकाल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा एक सवाल है, वाहिद बंदार नाम है, ब्लॉक 4
मैं रहता हूँ, साथ ही रिहाइश है मेरी। एक तो यहाँ पे हमारे मुंतखब काउंसलर मौजूद हैं, जमायत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं, एक एसोसिएशन जो है यहाँ पे डेवलप की गई है उसके जिम्मेदारान बैठे हुए हैं। तो मुझे कुछ सवाल जो है वो महसूस हुआ, सुनने में आया। इन जिम्मेदारान की मौजूदगी में अगर हम इब्तदाई तौर पर इस बात से हथियार डाल दें कि जी हमारी सिक्योरिटी यूँ होनी चाहिए और हमें इस तरीके से रास्ते बंद कर देने चाहिए थे और ऐसे हमें दीवार पीछे लगा देनी चाहिए और क्या कहते हैं अपने हज़ार रुपये देकर सारे काम भी करवा लें, तो देखिए कंट्रोलमेंट हो या पार्लियामेंट हो, वो तो चाहती यही है कि हमें इस हद तक तंग किया जाए कि हम अपने काम खुद करें। आपके साथ की पड़ोसी वाली गली है, इस गली में पूरे लोगों ने टेबल लगाए, यही तो पार्लियामेंट चाहती है, यही कंट्रोलमेंट चाहता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि तीन बड़ी जरूरतें जो मेरे पास मौजूद है, एक हाजिर सर्विस काउंसलर मौजूद है, डबल जमात इस्लामी जो कि शहर की एक बड़ी जमात है और एक जिम्मेदार जमात है, उसके लोग मौजूद है और वेलफेयर एसोसिएशन की बात, तो मुझे ये बात सुनकर तकलीफ हुई है कि हम अपनी तरफ से फिर कोई फंड लें और हम अपनी तरफ से कोई काम करें। तो बेहतर ये है कि आप सारा का सारा प्रेशर जो है वो पार्लियामेंट पे और कैंटोनमेंट पे डालें और अगर वो काम नहीं करते तो उनसे शरायत रखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई ने बात की बिल्डर की, ये सारे बिल्डर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बाउंड्री वाल बनी बनाई बाउंड्री वाल तोड़ रहे हैं। मैं 10 मरतबा पार्लियामेंट के ऑफिस में गया हूँ और उनसे मैंने कहा कि आप इनको मजबूर करेंगे, जितने पैनल इन्होंने तोड़े हैं इतने ही पैनल साल पर आगे दे, क्योंकि सामने तो उन्होंने अपना डेवलप करना है। तो इस किस्म की तजवीज़ है पार्लियामेंट इन लोगों से काम ले सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो मैं जो जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं उनसे मैं पूछूंगा कि आप ये मुझे बताइए कि कैंटोनमेंट में जो आपने केस किया है, क्या पार्लियामेंट की भी इस सिचुएशन पे आप कोई तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर केस करने की या उनको पकड़ने की? जज़ाकल्लाह। अच्छा, जहाँ तक पार्लियामेंट के केस का मुताबिक आपने कहा है ना, उसका जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ, बाकी जमात इस्लामी की खुद आपको देंगे। उसका हमने अभी अपने ग्रुप में भी कहा है, साथियों को भी कहा कि जी हमारी तैयारी है कि अभी अगला हमने पार्लियामेंट पे ही केस करना है। तो निशान साहब से यही बात हुई थी कि हमने कहा जी अगला हमारा जो हदफ होगा वो पार्लियामेंट होगा, क्योंकि अगर वो अभी सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, नहीं मानते हैं, तो हम मजबूरन फिर उस पर भी केस लगाएंगे और अपने मसाइल को अदालत के ही जरिए हल करेंगे। मेजर सादत साहब कुछ बताना चाहते हैं तो ये बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि साहब ने कि जी मैंने कहा है कि रोक दें इनको पेमेंट, तो ये मकसद नहीं था कि बिल्कुल ही रोक दें उनको। मैंने कहा था 30 जून तक हम इनकी पेमेंट्स को जो है रोक देते हैं ड्यूज को, ताकि इनके ऊपर प्रेशर पड़े। बगैर प्रेशर के पार्लियामेंट वो भूत है जो कि लातों से ही मानता है, बातों से नहीं मानता, क्योंकि यही पार्लियामेंट अब्दुल्ला साहब और उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जिनमें मिफ्ताह इस्माइल, अजीम और कामरान भी था यानी, और खुद अब्दुल्ला साहब, ये चंद माह पहले मंजूर साहब को बताया कि हम सब ये साइट ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी इनके साथ, जिसमें इन्होंने बहुत से वादे हमसे किए थे, जिसमें हमारे शादी गार्डन को गैस देने का मामला था, और ये भी कहा था मिफ्ताह इस्माइल ने मुझसे और अजीम साहब से कि अगर हम ये गैस ना करवा सकते हम आपको एनओसी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप हमें एनओसी दे दें, हम आपको करा देंगे। ना वो अब तक गैस हमें दिलवा सकते, ना ही वो हमें जो है वो एनओसी दे रहे हैं। इसी तरह इन्होंने बाउंड्री वाल का वादा किया था, वो बाउंड्री वाल बजाय बनने के जगह जगह से इतनी टूट चुकी है कि कोई किसी वक्त भी ये जो भी कितनी चोरी चकारियाँ हो रही है उसकी वजह से हो रही। तो जब तक आप साथ में नहीं खड़े होंगे एसोसिएशन के, चाहे वो गार्डन की एसोसिएशन है, चाहे वो आपकी टाउन की एसोसिएशन है, अवाम जो है वो ताकत है। अवाम आएगी तो अगला जो है उसको मानेगा। इसलिए मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरा वास्ता शादी टाउन से सन 2005 से है, और अब जो मैं देख रहा हूँ तो ये वो एसोसिएशन है जो वाकई काम कर रही है।
اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ ایک کتنے فارغ ہے. تو اسی لیے ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کے تاکہ مسائل تقریباً ہمارے ساتھ ایک جیسے ہیں سوائے ایک گیس کے اور ایک آدھ اور مسئلہ ہے. تو جب تک ہم سب ساتھ مل کے ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے جب تک یہ بات نہیں مانیں گے. تو یہ میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو پریشرائز کرنا ہے. اور آپ لوگ ساتھ دیں. شادی ٹاؤن شادی گارڈن اور شادی گارڈن میں میرے جتنے رہائشی بھائی آئے ہیں سب کا شکریہ کہ وہ آئے ہیں. اور باقیوں کو بھی ذرا بتائیے کہ کائنڈلی آیا کریں. بڑی مہربانی. تھینک یو. کیا آپ حضرات سے ایک دفعہ دوبارہ درخواست ہے کہ براہ کرم سوالات تھوڑے ذرا مختصر کر لیجیے اور ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک بندہ بات کرنے تو زیادہ بہتر رہے گا. السلام علیکم. میری لوکیشن یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کا ہیلو کونسلر صاحب جو ہے جو بیٹھتے ہیں کینڈوں میں ووٹ کے اندر آپ کی مائک ذرا قریب کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کینڈوں میں ووٹ کے اندر جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنے کے بعد جو وہاں کے کینڈوں میں ووٹ کے لوگ جو یہاں آتے ہیں جو ان لیگل کام ہو رہے ہیں جو نان کمرشل سے کمرشل بن رہے ہیں جو کہ 400 گز کے گھر یا 240 گز کے گھر ہیں وہ یہاں بیٹھے وہ روز ڈیلی روڈ پہ گھوم کے دیکھتے ہیں وہ ان کو نظر آتا ہے یہاں پر لیکن اس پہ وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. نہ کینڈوں میں ووٹ میں سی او کو بتاتے ہیں نہ ان بندوں کو وہ روکتے ہیں جو بندے آگے ان لیگل یہاں کام کراتے ہیں. کم سے کم مہربانی کوئی اتنی سی مہربانی تو کر دیں یہ کام تو کروا دیں. ہم کس سے لڑیں گے. آپ نان کمرشل پہ لوگ ان کو رشوتیں دے گا پیسے دے گا یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کو کون روکے گا. ہمارے گھروں میں اتنے ہمارے پاس تو گٹر لینے بھی اسپیئر نہیں موجود ہے نہ پانی موجود ہے. جو کمرشل بلڈنگیں بنا کے دکانیں کرائے پہ بنا کے ہر دکانوں میں بھی باتھ روم بنا رہے ہیں بجلی سپیٹ دے رہے ہیں گٹر لین دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے کس پہ پڑ رہی ہیں بادی پہ پڑ رہی ہیں نا. بڑی مہربانی. اچھا اچھا اس میں پہلے بھی جو ہمارے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں دفتر میں بنیادی طور پہ اس میں بس آپ سے یہ گزارش ہے اگر کوئی آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو برائے مہربانی اگر آپ کے پاس یاسر بھائی کا نمبر ہے تو مطلع کر دیں یا ہمارے دفتر میں جو ہے جو مغرب کے وقت کھلتا ہے وہاں پہ مطلع کر دیں. تو اس میں ہم نے پہلے بھی کنٹونمنٹ میں سی او کو بھی ویسے بھی ہم نے جو ہے اس پہ بات کی اور ان چیزوں کو کروایا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ان میں کوئی ایسی چیز ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے ہمارے ان سے نکل جاتی ہے تو کوئی چیز ہو تو آپ ہمیں مطلع کریں انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ فوری طور پہ ہم کارروائی کروا دیں گے. دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں اب آپ اگر یا تو پھر آپ سوال کریں گے تو پھر میں آپ کو جواب دیں. آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں اگر نہیں ہو تو پھر آپ ضرور بولیے گا. صاحب ہم تو کوشش کر سکتے ہیں نا. کوشش میں یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو سب نکلیں گے پھر ہوگا نا. ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے اگر نہیں ہوا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یا تو سب نکلیں گے یا عدالت کا راستہ ہے. یہی چیزیں ہیں. السلام علیکم, میرا نام عدنان ہے, بلاک 5 سے. میں مختصر سی بات کروں گا. ایک تو سوال ہے اور ایک سجیشن ہے. سوال یہ ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ جب سے ہمارا تھانہ سچل میں کنورٹ ہوا ہے کنٹونمنٹ سے اس کے بعد سے وارداتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو جماعت اسلامی میں اس سلسلے میں کیا ہیلپ کر سکتی ہے کہ تھانے کو واپس کنٹونمنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے. اور دوسری سجیشن یہ ہے کہ اس طرح ماشاء اللہ کافی اچھا ٹرن اوور ہوا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھا جائے اور 10-15 دن بعد یہی ساتھی دوبارہ مل کے جا کے احتجاج کریں. کیونکہ اگر ہم لوگ 10-15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ چھوڑ دیں گے پھر سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایک دفعہ پہلے بھی بہت مشکل سے لوگوں کو جمع کیا تھا, چھوٹا سا احتجاج کیا تھا وہاں پہ. اس سے انہوں نے کچھ شرطیں ماننے کی ایٹ لیسٹ حامی بھری تھی مگر مانی تو نہیں. اس کے بعد پھر ایک اور احتجاج کی کال دی تھی, کافی لوگ جوش و خروش سے شرکت کرنے لگے تھے لیکن پھر شاید وہ دفعہ 144 لگ گئی تو نہیں کچھ ہو سکا. اس بات کو بھی 7-8 بلکہ سال سے بھی اوپر گزر گیا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس مومنٹم کو کنٹینیو کریں جو بھی ملا ہے اور جلد سے جلد ایک احتجاج کی کال دیں. اور تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس احتجاج میں شرکت کریں, جا کے ہیڈ آفس پہ احتجاج کریں کیونکہ اس کے بغیر جب تک ہم سارے فیصلے وہاں پہ بلاک نہیں کریں گے اس کے کان پہ جو بھی نہیں کریں گی پاک لینڈ کے. اور تیسری چیز یہ پمفلیٹ یہاں پہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے اچھی چیزیں بانٹے ہیں لیکن یہاں تو جو لوگ ہیں ان کو تو آلریڈی پتہ ہے ایسوسیشن کا. یہ پمفلیٹ مسجد کے باہر اور سب گھروں میں جا کے بانٹے تو زیادہ فائدہ ہوگا. شکریہ. جی عدنان صاحب, یہ ماشاء اللہ سے یہ جو پمفلٹ ہیں آلریڈی لاسٹ فرائیڈے کو مسجدوں کے باہر بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گھروں میں بانٹنے کی اسٹریٹجی یہ بھی بنائی جا رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی 144 اس وقت آج بھی لگی ہوئی ہے, 2 دن کی لگی ہوئی ہے. لیکن منظور صاحب نے اور باقی ہمارے ساتھیوں نے سب نے جو ہے اس کی کاوش کری کہ نہیں آپ اس کو منعقد کیا گیا ایک اجلاس کو, اور 144 ہونے کے باوجود بھی آج اس کو کیا گیا ہے.
اور انشاءاللہ یہ مومنٹم ہم آئندہ بھی قائم رکھیں گے اور آپ لوگ کا ساتھ اور تعاون جو ہے وہ ہم لوگ کو بالکل چاہیے ہوگا. السلام علیکم. اچھا بھائی، نیا سال شروع ہونے والا ہے 2024. تو ہم نے اچھا دیکھیے، تھانے کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے کہ تھانے کون سی جورسڈکشن میں جائیں گے اور کس کے کنٹرول میں جائیں گے. باہر کا جہاں سیکورٹی کا تعلق ہے وہاں ہماری جو پبلک ایڈ ہے وہ ایس ایچ او سے بھی متواتر ملاقاتیں کر رہی ہیں، ڈی ایس پی سے بھی ملاقات کی ہے، رینجر سے بھی متواتر ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو جو قانونی ادارے ہیں ان سے ہم مستقل ملاقاتوں میں ہیں اور میرے خیال سے وہ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چیز وہی ہے کہ دیکھیں، آپ کا جب میں پھر وہی بات بولوں گا کہ یہ چیزیں بھی آپ کو یہ سپورٹو ہوتی ہیں. جب تک آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں سپورٹو ہیں یا نان سپورٹو بن جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے رینجر یا پولیس یا وہ میں ان کی صفائی نہیں پیش کر رہا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر گلی کے اندر جو 24 گھنٹے کے لیے کھڑی ہو جائے. تو ہم ان سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں. کچھ ہمیں بھی اپنی وہ ان کی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بھی کارکردگی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ پکڑے یہ پکڑے. لیکن چیز وہی ہے کہ جو سب سے بڑی جو میجر چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ لوکل آن گراؤنڈ سسٹم کیا موجود ہے. وہ سسٹم موجود ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو سپورٹو ہے یہ جو ہے اس میں جو ہے اس کو جو کچھ جو ہے نا اور زیادہ جو ہے مضبوط کر دیں. اچھا جی، نیا سال شروع ہونے والا ہے 2024. 2023 ہمارے پریشانیوں میں گزرا ہے، ٹینشنوں میں، جس میں پارلیمنٹ نے بھی دی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ نے بھی دی ہے. تو اب ہم نے دورانی صاحب، میجر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ہم نے لبیک کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو سب ہاتھ اٹھائیں، ان کا ساتھ دیں گے سارے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بھائی، مسائل بہت ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے. اور میں اسپیشلی شکریہ بھی ادا کروں گا گارڈن کے لوگ جو ہماری ریکویسٹ پہ آئے، اور ٹاؤن کے لوگ بھی جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا. تو بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ یہ گڈو بھائی ہیں، ہماری ایک یونین ہے جس میں میجر صاحب ہمارے صدر ہیں سادی گارڈن کی، میں خود جنرل سیکرٹری ہوں، یہ میرے جوائنٹ سیکرٹری ہیں عمران بھائی. عمران بھائی بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جیسے کہ ہم سب واقف ہیں یہاں کے حالات سے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کر سکیں. اس میں ہمیں انفرادی طور پہ خود بھی تھوڑا سا مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے آج کی ڈسنیچنگ وغیرہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور جو ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں وہاں سے لوگوں کو ایزیلی نکل جاتے ہیں. تو ہم لوگ اپنے طور پہ بھی دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مانیٹر کریں، جا کے چیک کریں کہ ہاں یہاں کون بندہ ہے، کیونکہ یہ واحد علاقہ ہے ساتھی ٹاؤن کا جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ ایزیلی اپروچ کر جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو دوسری سوسائٹیاں دیکھ لیں تو وہاں پہ اس طریقے سے موومنٹ نہیں ہے جس طرح سے موومنٹ جو ہے وہ سارے ٹاؤن میں چل رہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی غیر مشکوک حرکتیں ہو رہی ہوں تو یا تو چوکیدار کا نمبر ہمارے پاس ہے یا گارڈس کا نمبر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ہم فورم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس فورم میں اطلاع کیا جائے. جیسے ہم نے گارڈن کے اندر ایک سوشل میڈیا پہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کسی کو اس طرح کی پرابلم نظر آتی ہے تو وہ اپنی رائے جو ہے وہ اس فورم پہ دے دیتا ہے تاکہ اس پہ فوری طور پہ حل ہو سکے نا. تو اس طریقے سے ہم سب مل کے ان سب چیزوں کو اپنے مدد آپ کے طور پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک سوال ہے کہ شادی گارڈن بلاک 1 میں گیس کی سپلائی نہیں دی جا رہی، تو اس مسئلے کے اوپر آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ شادی گارڈن بلاک 1 میں گیس کی سپلائی نہیں دی جا رہی، اس کے کنیکشنز نہیں ہیں. یہاں پہ اگر یہ منع کرتے ہیں کہ سوئی گیس نے بند کیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود رب راضی میں ابھی ریسنٹلی وہاں پہ کنیکشنز لگے. تو جب وہاں پہ سپلائی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں ہم لوگوں کو سپلائی دے رہے ہیں؟ اس کا تو جواب آپ کسی گیس کے کوئی نمائندہ ہی دے سکے گا. نہیں، تو ہماری ایک یونین ہے پاک لین ہے، جب پاک لین کے حوالے کوئی کام ہے تو ان کا ہمیں پرووائڈ کرنا بھی وہی لوگ کریں گے نا. ہمیں پرووائڈ یہ ہمارا جو ہے ٹاؤن کی مسئلے مسائل میں سوئی گیس کا جو پریشر ہے یا سوئی گیس کی لائن یا کنیکشن کا، اس کے بارے میں تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے جب تک یہاں پہ سوئی گیس کا کوئی نمائندہ نہ بیٹھا ہو کہ وہ بتا سکے کہ جناب رب راضی میں آپ نے کیوں لیا یا ان کے پاس ٹینڈر کب پاس ہوا تھا.
ये तो वो जवाब दे सकेंगे। सी टैक्स का बेसिक करेक्शन है, ये तो वो जवाब दे सकेंगे। मुझे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी सी टैक्स में जो है 2 साल से तकरीबन टाइम किया था। इसके ऊपर आप ये हकीक करना कि इतना प्रॉब्लम जैसे दिया गया है, तो ये फिर आपको बताएंगे कि आप टेंडर देखिए वो चीज़ें तो हो चुकी है, लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर हम पाकलैंड की देखिए, पाकलैंड एक बॉडी है जो यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, आप लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो आपकी बेसिक यूटिलिटी है। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी तो हमें कुछ इनसे सर्विस लेनी है। बहुत बड़ी बात ये है, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था लास्ट मीटिंग जो हमारी यहाँ पे हुई थी साइट ऑफिस में, जिसमें मंजूर साहब वगैरह भी थे। उन्होंने कहा था कि जी हम आपको गैस लगवा के देंगे। मिस्टर इस्माइल जो इनका डायरेक्टर है, हमने कहा भाई अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें एनओसी दे तो हम खुद करवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम करेंगे, अगर नहीं कर सके हम आपको एनओसी दे। ना तो अभी तक हमें गैस मिल रही है, ना ही अभी तक। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनको हम प्रेशराइज करें। जब तक इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, वही फार्मूला है कि जो मैंने पहले कहा है कि जो भूत लातों से नहीं मानते, वो बातों से नहीं मानते, वो सिवाय लातों के भूत होते हैं। जब तक हम लाते उनको नहीं लगाएंगे, वो बातों से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको प्रेशराइज करना है, चाहे वो टाउन के मसाइल हैं, चाहे हमारे मसाइल हैं। हमने यकजहती शो करनी है सब ने मिलकर। उसमें टाउन के तमाम 7 के 7 ब्लॉक मजदूर साहब का साथ है, आप जितने गार्डन वाले हैं आप हमारा साथ है। आप देखें हम कैसे इनको मजबूर करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा इनके साथ यही हुआ है कि इनको प्रेशराइज करो, ये फौरन भागते हैं, काम करते हैं, वरना ये नहीं करते। ये आप वो लेटर दे देंगे, ये ड्यूज दो, फलाने ड्यूज दो, फलाने दिए, कभी एक धमकी कभी दूसरी धमकी। क्यों भाई? जो बिल्डर और डेवलपर्स का काम होता है वो पहले करके दिखाए ना हमें, तभी हम उनकी बातें से क्यों दे। हम कोई आराम कमा रहे हैं? ये तो आराम कमा रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल ओनर्स नहीं है, ये कब्जा ग्रुप है। तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा हमारा साथ देना होगा, बड़ी मेहरबानी। अभी आपको बता रहे हैं टाइम बहुत हो गया, दुआ करवाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे पास मिनट पड़े हुए ना, मेजर साहब के भी साइन है, सारे डायरेक्टरों के साइन, उसमें उन्होंने कमिट किया हुआ कि हम आपको गैस पे लाइन देंगे, एमएसपी देंगे। तो हमारे पास रिटर्न में उनका मिनट्स ऑफ मीटिंग में साइन शुदा पड़ा, वो आप जब चाहें हमारे ऑफिस आके देख सकते हैं। आखिर में आप तमाम शुरका के बहुत बहुत शुक्रिया के साथ एक गुजारिश है कि अपनी शिकायत जितनी भी आप लोग के पास होती हों, बिल्डर के मुतालिक या सड़कों के मुतालिक या पार्कलैंड के मुतालिक, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर तहरीरी तौर पर वो यूनियन ऑफिस में भी जमा करवाएं, टाउन जो जमात इस्लामी का दफ्तर है वहाँ भी जमा करवाएं। और अगर कोई पार्कलैंड में या कंटोनमेंट बोर्ड मलीर में कोई किसी की कोई कंप्लेंट जमा करवा रहे हैं, तो उसकी कॉपी जो रिसीव कॉपी होती है वो जमात इस्लामी के दफ्तर में और यूनियन ऑफिस में, इन दोनों में लाजमी जमा करवाएं ताकि उसके ऊपर कोई अमल हो सके। आखिर में आप लोग का तमाम बहुत शुक्रिया के साथ मैं वाहिद मन्नान साहब को कहूँगा कि वो आएँ और इंतजाम करवाएँ इस तकरीब का दुआ खैर के साथ। वाहिद मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ से पहले, चूँकि पहले मैं उस साइड पे था तो सवाल मैंने इससे किए थे, अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए, सारी जिम्मेदारियाँ और तमाम चीज़ों, लेकिन मुझे इस पूरी महफिल में कुछ नज़र आया तो ये नज़र आया कि आप सवाल ऐसे कर रहे थे जैसे ये अथॉरिटीज़ बैठी हुई है। ये अथॉरिटीज़ नहीं बैठी हुई है, इनको आपने अपने तामुल से अथॉरिटी बनाना है। फिर आप इनको जब अथॉरिटी बनाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह इससे फिर उधर ही से हम सवाल करेंगे भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो अभी तो ये कुफर मकतब है, अभी तो राह पे चले, तो इनके हाथ और इनके जो शाला बशाला चले, मजबूत करें तो इंशाल्लाह ताला बात बन जाएगी। जज़ाकल्लाह। वो निशान भाई बता, वो दुआ के बाद इंशाल्लाह निशान भाई बता देंगे। वो दुआ के बाद आपको निशान भाई बताएंगे कि वो कहाँ गए और क्यों गए। नहीं, ये जो इनसे सवालात हो रहे हैं ना अथॉरिटीज,
देखिए असल में मैं आपको बताऊं कि सवालात के जवाब आप जरूर दोगे या नहीं निशान आपकी तवज्जो बिल्कुल सही है। अगली मीटिंग रखें, मीडिया बुलाएं, कौंसल यहाँ पे बैठ के जरा रिजाइन कर दें। यार जब उनके पास राइट ही नहीं है तो वो क्यों सीट रख के बैठे? हम भी जो है ना साथ में खड़े होंगे उनके भाई। मतलब अगर यहाँ बैठ के हमने ये सुनना है कि जी उनके पास राइट नहीं, अगर हमने उनको काउंसलर बनाया है उनके पास राइट नहीं है तो नेक्स्ट टाइम में मीटिंग रखिए, मीडिया बुलाएं और उस सबके सामने कर दें रिजाइन। जी पाकलैंड नहीं सुनता हमारी, सीपीएम नहीं सुनता हमारी। सीधी सी बात है ना, मतलब एक सीट में मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल करें। चलें। अच्छा इसमें ये है कि आपकी तवज्जो सही है लेकिन कुछ कॉल आ गई थी, इमरजेंसी जाना पड़ गया। लेकिन देखें यासिर जो है ना वो कोई आज़ाद काउंसलर नहीं है कि वो एक साइड का अथॉरिटी है, वो एक जमात इस्लामी का नुमाइंदा है और जो जमात इस्लामी का जिम्मेदार है ना वो आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो काउंसलर से ज़्यादा जो है ना जमात इस्लामी का जिम्मेदार जवाब दे इस चीज़ का कि अगर लोगों ने आप यासिर को वोट दीजिए, आपने जमात इस्लामी के निशान को वोट दिया। अगर अगर बात नहीं है, अगर आप बात करें सही है तो आपकी जो भी शिकायत होगी वो अगर काउंसलर से है या जो भी जमात इस्लामी का जिम्मेदार जो उसको जवाब देने का पाबंद है, आपके हर सवाल का जवाब देने को पाबंद है। दूसरी चीज़ ये आप कहते हैं रिज़ाइन दे दें तो सही है, हम रिज़ाइन दे देते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। 5 साल भी तो आपका यहाँ पे काउंसलर था ना, तभी वो आप लोगों के साथ इस तरह बैठ के मसाइल इसने बात की। अगर नहीं की देखें बात पूरी मुकम्मल होने दें। मैंने आपकी बात बड़े समझे तो सुनी, आप नहीं सुनी तो उन्होंने निश्चित नहीं की ना। हम तो आपके सामने बैठे हैं, हमने अपनी तौजियात भी पेश की लेकिन हमने जैसे हार नहीं मानी। हमने पहले आपको ये बताया कि हमें जो चीज़ नहीं मिल रही उसके हासिल के लिए हमने किया क्या आज से पहले आप लोग को कहता है मैं 2008 से रह रहा हूँ, कोई कहता है मैं 2005 से रह रहा हूँ, क्या आपके पास किसी ने आगे ये बोला कि मैंने जो है कंटोनमेंट के खिलाफ केस कर दिया? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप सब बैठे हुए ना यहाँ पे एमएलए भी रहे। अगर आपके साथ में थोड़ी सी सियासी बात होती है मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं बहसियत रिहायशी भी बोल देता हूँ। क्या किसी ने आज तक स्टेप लिया? किसी ने क्या आपको ये स्टे दिलाया? हम एक चीज़ देख रहे थे ना कि हमें रेजिस्टेंस आ रही है, तो रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए एक हल तो ये कि मैं रास्ता छोड़ के चला जाऊँ। मैं चला जाता हूँ सही, आप कहते रिज़ाइन देते हैं, जवाब रिज़ाइन दे देगी, लेकिन हमने तो देखें हम तो फेस कर रहे हैं ना, हम आपके साथ खड़े और हम तो आपको यही गुजारिश कर रहे हैं। देखें हमें ये मसाइल है, आपने हमें वोट दिया, हम आपके साथ भी चाहिए। हम कंटोनमेंट में एक मसले पे केस पे गए, अगर पार्लियामेंट मसला हल नहीं करती जमात इस्लामी के लिए बहसियत सियासी तौर पे चीज़ें ले जाना कोई। अभी हम गुलशन उस्मान का कर रहे हैं, हमने गुलशन उस्मान के बिल्डर को अपने काउंसलर के तहत पिछले हफ्ते वहाँ पे बुलवाया हुआ था कंटोनमेंट, और उससे हमने डेडलाइन मांग ली गुलशन उस्मान के मामले। लेकिन मसला ये है कि जब तक हमारे साथ लोग नहीं खड़े होंगे, लोग हमारे साथ में हमें ताकत नहीं देंगे। अगर हम मंजूर साहब के पास कुछ चल के आए हैं तो जब मंजूर साहब क्या बैठेगा आप इनसे पूछ लीजिएगा, हम इनके पास है कि मंजूर साहब ये मसाइल है, आप हमारा साथ दें। तो हम कोई अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए ये काम कर रहे हैं। अगर हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रख रहे होते तो बाखुदा हम जो है वो आज आपके सामने ना बैठे होते ना आपके समाज। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बारे अल्लाह हमारी गुनाहों से दरगुजर फरमाइए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाइए, अल्लाह हमें हम सबको अपने सवालों की तौफीक अता फरमा दीजिए, अल्लाह नेकी की तौफीक और बुराइयों से इज्तनाब की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह ये आपको पसंद है, आपको ये महबूब है कि लोगों की इंसानियत की खिदमत की जाए। अल्लाह इस खिदमत के तहत हम यहाँ पे खड़े हुए, आप हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ हैं, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो वसवसे हमारे दिलों में पैदा होते हैं, आपसे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, आप हमारी नीयतों हमारे जज्बों को जानते हैं। अल्लाह हमें इस्तकामत हम सबको अता फरमा दीजिए, हमें मिलजुल कर इस इलाके की तरक्की के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए,
हमें आपस में प्यार शीर शक्ल फरमा दीजिए, एक दूसरे की मामलात और मुश्किलात को समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, और हमारे अल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन जिस पर्सनालिटी जिसके सामने हम ये ख्वाहिश पेश कर रहे हैं वो तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। अल्लाह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस साली टाउन को एक मिसाली गहवारा बना दीजिए, या अल्लाह इस साली टाउन को एक इस्लामी और दीनी गहवारा बना दीजिए, या अल्लाह हमें यहाँ पे रहने पे फ़ख्र अता फरमा दीजिए, अल्लाह हमें वो मुकाम और मर्तबा अता फरमा दीजिए जो एक मोमिन का होता है। अल्लाह हम इस सरजमीन पे, इस इलाके पे आपकी हाकिमियत और बहुत मोहब्बत चाहते हैं। अल्लाह हमें मोहब्बतों की लड़ियों में पिरो दीजिए, एक दूसरे से हमदर्दी की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इलाक़ों को अल्लाह हर तरह की आफात, बलायात, मुश्किलात और परेशानी से महफूज रखिए। अल्लाह जितनी भी परेशानियाँ हैं, चोरी चकारियाँ हैं, बारे अल्लाह ये तो सारे दुनिया के इंतज़ाम है जो हम अपनी तहत कर रहे होते हैं, लेकिन बारे अल्लाह अगर आप हमारा हाथ पकड़ ले, अगर आप हमारी पुष्पनाई फरमा दें तो इन तमाम मसाइब से हमें आज़ादी मिल सकती है, मुश्किलात से हमें आज़ादी मिल सकती है। अल्लाह हमें मुश्किलात से आसानी अता फरमा दीजिए। अल्लाह रहमत का मामला फरमा दीजिए, इस बस्ती में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए, इस बस्ती से दुख दर्द रंज जो गम को दूर फरमा दीजिए, मुश्किलात, आफात, बलायात का खात्मा फरमा दीजिए, हासिदों की हसद और नज़्र बद से महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह जो लोग भी यहाँ पे बेहतरीन माहौल पैदा करने की और आपकी रज़ा के रास्ते में कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इनको मजबूत फरमा दीजिए, इनको इस्तकामत अता फरमा दीजिए, इनके इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इनके हर बढ़ने वाले कदम को मजबूत फरमा दीजिए और नेकियां अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम आपके बंदे हैं, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद तलब करते हैं। ए अल्लाह हमारे हामी और मददगार बन जाइए, हमें एक नेक बना दीजिए और हमारी ताकत में इजाफा फरमा दीजिए। अल्लाह आइंदा की महफिलों में हमारी तादाद में इजाफा फरमा दीजिए, हमें एक दूसरे के दुख दर्द को समझ कर मिलजुल कर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, अल्लाह उनको इस्तकामत और उनके ऊपर रहमत फरमा दीजिए और हम लोगों पर रहमत का मामला फरमाते हुए हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर भेजा, खासकर मैडम का भी।